हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, आज ये जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, एक इसकी सीरीज चलेगी कंटिन्यूअसली, लगातार एक सीरीज कंप्लीटली इसको हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि और 10th क्लास में भी अगर बात करें अपन स्पेशली, तो एसएसटी के लिए ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है, सोशल साइंस के लिए सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अगर 10th क्लास के लिए बात करें हम, तो 10th क्लास में जैसे कि आपको पता है कि 4 बुक हैं पढ़ने के लिए अपने पास। कितने भाई? हाँ, थोड़ा सा मैं आपको जनरल अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताऊं तो 4 बुक हैं भाई। नॉर्मली बता देता हूँ मैं आपको। एक को सिविक्स या पॉलिटी बोल दो, पॉलिटिकल साइंस बोल दीजिए, फिर पॉलिटिकल साइंस बोल दो, या सिविक्स भी बोल देते हैं, कहीं सिविक्स बोल दो। ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड जियोग्राफी है। थर्ड की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स है। फोर की अगर हम बात करें हिस्ट्री है। ये 4 बुक हमारे पास हैं एसएसटी में, अगर मैं 10th क्लास की स्पेशली बात करूं तो। ठीक है, ये चारों की चारों बुक हम इसी चैनल पर कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, एंड एनसीईआरटी बेस पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे वो आरएएस एस्पिरेंट हो, वो भी सब क्या कर रहे होते हैं, वो भी सब एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं। तो अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, आरएएस एस्पिरेंट है, उनके लिए भी क्लासें काफी इंपोर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए, तो ये वाली जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है भाई, वो 10th क्लास के लिए स्टार्ट होने वाली है, 10th क्लास वाले स्टूडेंटों के लिए स्टार्ट होने वाली है। इसमें भी सबसे पहले अगर हम कोई सब्जेक्ट उठा रहे हैं, मतलब ले रहे हैं कंप्लीट करने के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, सिविक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद में हम ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री, ऐसे करके हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज अगर हम पॉलिटी या सिविक्स में देखें तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, हमारे पास पॉलिटी में 10th क्लास में एक बुक है। ठीक है, ये वाली मैं जूम कर देता हूं, सोशल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 10। तो ये वाली जो बुक है वो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस पर। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो मतलब पहले वाले चैप्टर जो है फर्स्ट नंबर का, वो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर हम बात करें, देखिए आगे, तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में भाई 2 स्टोरियां फर्स्ट चैप्टर में। क्या है फर्स्ट चैप्टर में? कितनी स्टोरियां भाई? फर्स्ट चैप्टर में है 2 स्टोरियां। कितनी स्टोरियां हैं? 2 स्टोरी हैं। 2 स्टोरी 2 कंट्रीज के बारे में बताया गया है भाई। एक बेल्जियम के बारे में स्टोरी है, एक श्रीलंका के बारे में स्टोरी है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं भाई, हमारी क्लास में हम थोड़ा आपको बेल्जियम के बारे में बताएंगे, हम थोड़ा आपको श्रीलंका के बारे में बताएंगे, किस कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है उसके बारे में बताएंगे। देन उसके बाद में हम जाकर के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स, आप सब अगर मेरी क्लास को देख रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। अच्छे से देखिए और एग्जाम में अच्छे से अपना आउटपुट, मतलब जो अपना आउटपुट है स्टडी का, वो दे करके आइए, ताकि एग्जाम आपके अच्छे से जाएं और आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। उसके लिए आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक मैं आपको बोल देता हूं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको बेल्जियम की स्टोरी के बारे में पढ़ना होगा, देन उसके बाद हमको श्रीलंका की स्टोरी के बारे में पढ़ना होगा। अब अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट, जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास। टोटल कितने कॉन्टिनेंट है बच्चों? टोटल 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप है हमारे पास। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है बेल्जियम। बेल्जियम क्या है? यूरोप कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है बेल्जियम। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। जिसकी कैपिटल क्या है? जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक है, राजधानी क्या है भाई इसकी? ब्रुसेल्स है। इसकी अगर अपन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़। कितनी है भाई? लगभग 1 करोड़ इसकी क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है, अब 1 करोड़ की बात करें और इसमें देखो, इसमें बात की गई है कि भाई जो बेल्जियम है इसकी पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी है लगभग।
तो भाई हरियाणा जो कि भारत का एक राज्य है, ठीक है, तो हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है 2 करोड़। कितनी हो जाएगी, 2 करोड़ क्या हो जाएगी, हरियाणा की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो बेल्जियम क्या है भाई, बेल्जियम एक यूरोप कॉन्टिनेंट का छोटा सा देश है जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है और इसकी जनसंख्या मतलब इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के लगभग में है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन के आधी में है, मतलब हरियाणा की पॉपुलेशन के हाफ है, आधी है। यहां तक कंप्लीटली समझ में आया आपको। एक चीज और जो आपको समझनी है वो ये है बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर बात कभी आ जाए क्वेश्चन, जैसे आता है एमसीक्यू में, कभी कभी आ सकता है, आ जाता है कि बेल्जियम को कितनी अदर कंट्रीज की बाउंड्रीज टच करती हैं, तो याद रखना है 4। कितनी भाई, कौन कौन सी, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। याद रखना है बेल्जियम को 4 अदर कंट्रीज की बाउंड्री टच करती हैं, मतलब बेल्जियम अपनी बाउंड्रीज को 4 कंट्रियों के साथ शेयर करता है। 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। 4 कंट्री कौन कौन सी हैं, तो हमने बता दिया है आपको, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार एमसीक्यू में ऐसे भी पूछ लिया गया था कि भाई जो बेल्जियम है इसकी कैपिटल क्या है, तो हमने आपको बता दिया है बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स है, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है कंप्लीटली। यहां तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। सभी 10th क्लास वाले मेरे स्टूडेंट्स जितने भी मुझे देख रहे हैं, क्या आप सभी को ये समझ में आ गया है यहाँ पर, ठीक है। वैसे आप मेरे से ऑफलाइन समझ लेते हो, ऑनलाइन भी अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, आपको पता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई भी देता हूँ कि भाई आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये बेल्जियम की छोटी सी स्टोरी थी। हाँ, आगे हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। एज इट इज, जैसे श्रीलंका में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में भी जो एथनिक कंपोजिशन है काफी कॉम्प्लेक्स है, बट बेल्जियम में स्टार्टिंग में कन्फ्लिक्ट ज्यादा थे, बाद में उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, और जैसे ही उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वहां पे डेमोक्रेटिक अपन बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी। जबकि श्रीलंका में ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ था, ये कन्फ्लिक्ट आज भी वहां पे चल रहा है, मतलब अब काफी कम है लेकिन चल रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पे आज भी एथनिक ग्रुप्स के मामले में थोड़ा बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है श्रीलंका में, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो अब पढ़ने क्या वाले हैं भाई इस चैप्टर में, इन दोनों की स्टोरी में एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बता दिया है आपको यहाँ तक। अब चले अपन श्रीलंका पर। एक तो हम बेल्जियम की स्टोरी पढ़ेंगे। अच्छा, अभी ये हुआ नहीं है, एनसीईआरटी नहीं आई है, क्योंकि अभी ये मैं आपको बस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब आते हैं हम श्रीलंका पर। देखिए, ये श्रीलंका का मैप है बच्चों, आप सब जानते हो। देखिए, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, सबसे पहले तो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, पाकिस्तान भी एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, अफगानिस्तान भी एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। तो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, कोलंबो। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है कोलंबो, ठीक है, ये इसकी कैपिटल है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है भाई, लगभग 2 करोड़। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 2 करोड़। हरियाणा की पॉपुलेशन भी कितनी थी, लगभग 2 करोड़। मतलब श्रीलंका की और हरियाणा की पॉपुलेशन क्या है, लगभग बराबर मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। बस अभी मैंने आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताई है। अब चलते हैं अपन एनसीईआरटी पर। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलिए, अगर एनसीईआरटी की बात करें सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टार्टिंग से ही। देखिए, आपको इस क्लास में जो ध्यान रखना है बच्चों वो ये है कि जो चीजें हाईलाइट की गई हैं आपको भी अपनी बुक में एज इट इज उनको हाईलाइट कर लेना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए कि जो चीजें हमने हमारी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे हाईलाइट की हैं एज इट इज सेम आपको भी अपनी बुक में, आपकी जो बुक है उसमें हाईलाइट कर लेनी है। एंड वो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, जो हम यहाँ पे हाईलाइट कराएंगे काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में इसका वेटेज, मतलब एग्जाम में आपको ये काफी काम आने वाला है। तो आप अपनी एनसीईआरटी में भी एज इट इज ऐसे हाईलाइट कर लें। आपको क्लियर शायद नहीं दिख रहा हो या शायद दिख रहा हो,
दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी दिख रहा हो तो आप क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लें, थोड़ा इनहेंस कर लें, और अगर क्वालिटी बढ़ाने के बाद भी नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी बुक में ऐसे अंडरलाइन कर लें एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है, फिर अपनी बुक में आप देख सकते हो। हम एनसीईआरटी वाइज पढ़ेंगे, बहुत डिटेल के साथ, बहुत अच्छे से आराम से पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बेल्जियम एंड श्रीलंका, ठीक है। तो अगर बात की जाए टॉपिक क्या आएगा सर, फर्स्ट में टॉपिक आएगा स्टोरी ऑफ बेल्जियम, क्या बोल सकते हैं अपन, स्टोरी ऑफ बेल्जियम, ठीक है, या एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम भी आएगा फिर आगे। तो देखिए स्टोरी ऑफ बेल्जियम में पढ़ लेते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, कि भाई यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम, ठीक है। आगे देखिए स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, कि भाई हरियाणा से छोटा एरिया ये है। आगे देखिए इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, कि ये 4 देशों के साथ में अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। 4 देश कौन कौन से हैं, 4 कंट्री कौन कौन सी हैं, तो हमने यहाँ पर देखा है भाई, नीदरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है और लग्जमबर्ग है। ये 4 कंट्रीज के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, कि भाई इसकी जनसंख्या 1 करोड़ या उससे कम है, ठीक है, मतलब 1 करोड़ से कम है या उसके बराबर मान सकते, उसके लगभग में मान सकते हैं अपन, समथिंग भाई 1 करोड़ है ऐसा मान सकते हैं। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, की भाई हरियाणा की जनसंख्या के लगभग आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, जैसा मैंने बताया कि भाई यहाँ पे जो जातीय समूह की जो बनावट है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है। नेक्स्ट देखिए ऑफ द कंट्री इज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन, कि पूरी कंट्री के 59% लोग हैं जो फ्लेमिश वाले रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं भाई, डच लैंग्वेज का यूज करते हैं और फ्लेमिश वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है। कितना परसेंट, 59% लोग ऐसे हैं, और 40% लोग ऐसे हैं जो कि वेलोनिया वाले रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं। किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं। और 1% ऐसे हैं बच्चों जो कि बेल्जियंस कहलाते हैं। 1% कौन से लोग हैं जो बेल्जियंस कहलाते हैं और जो जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये डाटा है, आपको अच्छे से याद रखना है। 59% लोग ऐसे हैं जो फ्लेमिश वाले रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो वेलोनिया वाले रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं। 1% लोग ऐसे हैं जिनको बेल्जियंस बोलते हैं और जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहां तक कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट देखिए इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, हमने देखा था भाई, यहाँ पे देखिए हमने देखा था कि भाई इसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। हमने क्या देखा था बच्चों, यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। तो आप बात ब्रुसेल्स की कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। अब बात की गई है बच्चों कि अगर अपन ब्रुसेल्स की बात करें ना तो ब्रुसेल्स में 80% पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं भाई, फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं। इतना आपको याद रखना है। इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा। 80% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो कि डच लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। देखिए बेल्जियम में डच बोलने वाले परसेंट कितना है बच्चों, तो बेल्जियम में डच लैंग्वेज का यूज करने वाले 59%, जबकि इसी की कैपिटल में डच बोलने वाले लोगों का परसेंट कितना, डच बोलने वाले लोगों का परसेंट कितना है बच्चों, 20%। कितना है, 20% है। मतलब बेल्जियम में तो ज्यादा है डच बोलने वाले लोग, बट अगर अपन बात करेंगे इसी कैपिटल में तो कम है, परसेंट लेवल कम है, क्योंकि बेल्जियम पूरा कंट्री है भाई, बेल्जियम पूरा देश है। जबकि ब्रुसेल्स तो उसकी कैपिटल है ना, उसकी राजधानी है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई कम होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक हाँ, इस वाले पूरे जो डाटा यहाँ पे दिया गया है इसका हमने बहुत अच्छा सा एक चार्ट फ्लो बनाया है, ठीक है। उस चार्ट को देख करके आप कंप्लीटली आपको टेबल बनाइए, टेबल बोल सकते हैं, चार्ट बोल सकते हैं, तो हमने एक टेबल बनाई है, उस टेबल को देख करके आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके आगे चलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच, और बोला गया है जो माइनॉरिटी में है ना फ्रेंच बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने परसेंट है भाई, देखिए फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं 40%। कितने परसेंट हैं, 40% हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं और वेलोनिया वाले रीजन में रहते हैं। लेकिन ये जो 40% हैं ये बच्चों रिच है, हालांकि माइनॉरिटी में तो हैं। देखो मेजोरिटी मतलब जिनकी संख्या ज्यादा, माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम। तो भाई डच लैंग्वेज यूज करने वाले लोगों का परसेंट 59 है,
फ्रेंच लैंग्वेज यूज करने वाले लोगों का परसेंट कितना है भाई, 40% है, तो 59 बड़ा होता है, 40 कम होता है। तो माइनॉरिटी में कौन है, 40। वेलोनिया वाले रीजन में रहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी में भले हो 40%, लेकिन ये रिच हैं, लेकिन ये अमीर हैं, लेकिन ये पावरफुल हैं, ठीक है। और जो पावरफुल है ऑब्वियसली बात है अपनी पावर का गलत यूज कर सकता है, जरूरी नहीं है करेगा पर कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए आगे, तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वाज रिजेंटेड मतलब होता है विरोध करना, रिजेंटेड मतलब क्या होता है बच्चों, विरोध करना। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। और बोला गया है कि इसी की वजह से जो डच बोलने वाली कम्युनिटी है वो रिजेंटेड, विरोध करती है किसका, फ्रेंच बोलने वाली कम्युनिटी का, क्योंकि इनको जो बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के बेनिफिट हो, लाभ हो, चाहे एजुकेशन बेनिफिट हो, जो डच कम्युनिटी है ना बच्चों उसको बाद में मिलते हैं। देखो जब भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है तो ऑब्वियसली बात है भाई, हाँ देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी अधिकतर आती है जो लोअर क्लास वाले लोग हैं या मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनको ध्यान में रख करके, ठीक है। अब लेकिन क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर कोई लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लिए आई है तो उसका बेनिफिट सबसे पहले लोअर क्लास या मिडिल क्लास को ही हो, नहीं, सबसे पहले उसका बेनिफिट उठा रहे होते हैं अपर क्लास वाले या रिच लोग या एलीट क्लास जिसको अपन बोलते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, बेल्जियम में भी, कि फ्रेंच कम्युनिटी भले से वो 40% है मतलब माइनॉरिटी में है, डच बोलने वाले लोग 59% हैं, मेजोरिटी में है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई रिच लोग हैं फ्रेंच बोलने वाले, चाहे वो 40% है और रिच लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट फैसिलिटी, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो चाहे एजुकेशन की बात हो, ये जो फैसिलिटी हैं वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों को पहले मिलती हैं और डच बोलने वाले लोगों इनका बेनिफिट बाद में मिलता है इनको। उस वजह से डच बोलने वाले लोग फ्रेंच बोलने वाले लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। क्या आपको ये समझ में आया कंप्लीटली यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आपको एक टेबल भी बताएंगे, उसमें आराम समझ में आ जाएगा। This lead to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s। और ये बात जो है ना, ये बात लीड करती है भाई, ये रीजंस लीड करते हैं फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में डिस्प्यूट को, कि भाई इसी कारण की वजह से फ्रेंच बोलने वाले लोग और डच लैंग्वेज का यूज करने वाले लोगों के बीच में क्या हो गया है, कन्फ्लिक्ट हो गया है, दोनों के बीच में विरोध होने लगा है, लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, ठीक है। और वो भी कब से कब तक भाई, अगर टाइम पीरियड की बात करें 1950 टू 1960 के बीच में ऐसा हो रहा है। The tensions between the two communities was more acute in Brussels। और बोला गया है कि इन दोनों कम्युनिटी का प्रभाव अगर और ज्यादा देखा जाए तो ब्रुसेल्स में देखा जा सकता है, जो कि इसी की कैपिटल है। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, और ब्रुसेल्स में एक स्पेशल मतलब विशेष प्रॉब्लम, विशेष समस्या, स्पेशल प्रॉब्लम है। द डच स्पीकिंग पीपल constitute a majority in the country but a minority in capital। बोला गया है कि डच बोलने वाले जो लोग हैं, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट इन a majority in the country, के भाई डच बोलने वाले जो लोग हैं, जैसे हमने देखा बेल्जियम में कितना परसेंट है, 59% लोग क्या यूज करते हैं, डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो डच बोलने वाले लोग 59% है, मतलब ये पॉपुलेशन की वाइज तो क्या है, मेजोरिटी में है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उनकी संख्या ज्यादा है, पर अगर फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो भाई ये कमजोर हैं, क्योंकि इनसे रिच तो कौन है, फ्रेंच है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली लाइन यहाँ पे आई है कि भाई देखो, यहां से पढ़ते हैं बच्चों एक बार फिर से। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, कि भाई कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल मतलब यहाँ पे राजधानी से बात कर रहा है ब्रुसेल्स में, कि भाई ब्रुसेल्स में क्या है, देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो डच कम्युनिटी है वो कैपिटल में तो कम है इसकी संख्या। कैपिटल मतलब ब्रुसेल्स की बात कर रहा है, कैपिटल यहाँ पे पैसा नहीं है, कैपिटल मतलब बात कर रहा है ब्रुसेल्स की। और फाइनेंशियली भी ये कमजोर है, जो मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल कंडीशन भी इसकी कमजोर है, क्योंकि इससे ज्यादा रिच कौन है, फ्रेंच है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी से ज्यादा रिच कौन है बच्चों, फ्रेंच है। और फ्रेंच है तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, चाहे वो अपन बोल सकते हैं एजुकेशनल बेनिफिट्स हो, पहले किसको मिलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को मिलते हैं। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी पॉपुलेशन वाइज तो मेजोरिटी में है, लेकिन कैपिटल में, लेकिन जो ब्रुसेल्स है कैपिटल यहाँ की, उस कैपिटल में डच बोलने वाले लोग केवल कितने परसेंट है, 20% है। केवल कितने परसेंट है, 20% है। देख लीजिए आप यहाँ पे 20% है डच स्पीकिंग कम्युनिटीज और 80% है फ्रेंच बोलने वाले लोग, जो कि ऑलरेडी रिच हैं,
जो कि ऑलरेडी अमीर हैं, ठीक है। तो कैपिटल और कंट्री, मतलब बेल्जियम कंट्री की कैपिटल क्या है, जैसे कि ये क्या है, मान के चलो ये बेल्जियम कंट्री है, मैं ऐसे समझाता हूं आपको, टेंशन नहीं लेना है आपको, मैं समझा के रहूंगा, बच्चों समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसको एक बार रफ करते हैं अपन। देखिए अगर बात करें बेल्जियम क्या है, कंट्री है, इसकी एक कैपिटल है जो क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है। इसकी एक कैपिटल है जो क्या है, ब्रुसेल्स है। यहां पे अगर अपन बात करें कि जो डच है, डच बोलने वाले लोगों का परसेंट कितना है, 59% है, जबकि यहाँ पे केवल 20% ही डच लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं। और अगर हम आगे बात करें कि भाई यहाँ पे अगर अपन बात करें फ्रेंच बोलने वाले लोगों का परसेंट 40% है, यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोगों का परसेंट कितना है भाई, तो यहाँ पे केवल 80% है, यहाँ पे कितना है, 80% है। और फ्रेंच लैंग्वेज, एक मिनट मैं लिख ही देता हूं, और फ्रेंच लैंग्वेज यूज करने वाले जो लोग हैं वो ऑलरेडी क्या है बच्चों, रिच हैं, वो क्या है, रिच हैं, पावरफुल हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्या है, वो रिच हैं, ऑलरेडी पावरफुल हैं, ठीक है। तो ये अभी तक अपन ने यहाँ तक कंप्लीटली देखा है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग 59%, मतलब ये मेजोरिटी में है कंट्री में, बेल्जियम में तो, बट इसकी जो कैपिटल है ना ब्रुसेल्स, इस ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले लोग केवल कितने हैं, केवल 20% हैं। तो यहाँ पे ये माइनॉरिटी में है। तो याद रखना है कि डच लैंग्वेज का यूज करने वाले बेल्जियम में तो क्या है, मेजोरिटी में 59%, जबकि ब्रुसेल्स जो कैपिटल है यहाँ पे माइनॉरिटी में है 20%। कंप्लीट है अब यहाँ तक, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जो मैं आपसे चार्ट की बात कर रहा था या टेबल की बात कर रहा था, तो मैं आपको टेबल बता देता हूँ। ये रही टेबल, शायद आपको अच्छे से दिखे या नहीं भी दिखे तो थोड़ा आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। देखिए ये टेबल है, यहाँ पे पहले आप देख सकते हो, ये जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, शायद आपको इधर से नहीं इधर से दिख जाएगा। जैसे कि देखो बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो सबसे पहले बेल्जियम के बारे में देख लेते हैं। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, कि भाई 59%, अगर मैं आपसे बात करूं कि 59% डच हैं, डच बोलते हैं वो लोग हैं, मतलब 59% ऐसे लोग हैं बेल्जियम में डच लैंग्वेज का यूज करते हैं, फ्लेमिश वाले रीजन में रहते हैं। जो अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा एज इट इज सेम है कि 59% डच लैंग्वेज का यूज करते हैं और फ्लेमिश वाले रीजन में रहते हैं, जबकि 40% फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं और वेलोनिया वाले रीजन में रहते हैं। 40% कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, फ्रेंच और वेलोनिया वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें 1% लोग ऐसे हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं और बेल्जियंस कहलाते हैं। 1% क्या है, जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं और बेल्जियंस कहलाते हैं। ये तो बात हो गई पूरी किसकी भाई, ये तो बात हो गई है बेल्जियम की। किसकी बात हो गई है, ये तो बेल्जियम की सारी कंप्लीट बात हो गई है। अब जो इसकी कैपिटल है ना बच्चों, ब्रुसेल्स, इसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स की भी हम थोड़ी बात देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया बेल्जियम का, ब्रुसेल्स का देख लेते हैं। तो ये रहा भाई ब्रुसेल्स का। देखिए अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो 80% लोग फ्रेंच हैं यहाँ पे, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं। ब्रुसेल्स में 80% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं और 20% ऐसे हैं जो डच बोलते हैं, 20% ऐसे हैं जो डच लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। दे हैव टोटल 100% एंड दे डिवाइड देम डिफरेंट लैंग्वेज, के टोटल ये 100% है, लेकिन ये अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड हैं, अलग डिवाइडेड हैं, अलग अलग लैंग्वेज भाषा के अकॉर्डिंग ये डिवाइड किया गया है इनको, ठीक है, मतलब ये डिवाइड हो गए हैं। आगे देखिए यहां तक हो गया। तो ब्रुसेल्स में जो परसेंटेज है डच का,